खान साहब कि अपनी इस टीम से बचें, अदरवाइज ये आपकी सियासत हमेशा के लिए डबो देंगे। यहाँ हुक्मरान आते रहे हैं, यहाँ हुकूमतें ख़त्म भी होती रही हैं, लोग जाते भी रहे हैं, लेकिन आने और जाने के बाद ये उम्मीद होती थी कि ये फिर भी आएंगे। लेकिन जो आपके साथी हैं वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अभी मसला सारा ख़त्म हो जाए, बाद में फिर आने वाली बात ही न रहे। लिहाजा आप जैसे लोगों को बार बार आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जिस रविश पे आपको डाल दिया है तो आपके दोस्त आपके दुश्मन हैं। और मेरी बात आज लिख लीजिएगा, ये आपकी जगह पे चेयरमैन पीटीआई बनना चाहते हैं और आपको माइनस करना चाहते हैं। मैंने इक़्तिदार के दौरान भी कहा था कि -1 फार्मूला चल रहा है और होशियार हो जाएं, और आपने उस बात को समझा था और आप बच गए थे। आज फिर आपको कह रहा हूं कि माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है और आपको ख़त्म करने के लिए आपकी टीम में से लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं। आप इस बात को समझ जाएं। हमदान न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदान न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद रमज़ान हमदानी। नाजरीन, आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद हुसैन दीहर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MN हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक, अल्लाह। सर, ये आपने अपनी अवामी खिदमत सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैंने अपनी सियासत का आगाज़ आज से तकरीबन 30 साल पहले किया, और उस वक्त मेरा मिशन शुरू से यही था कि मैं उस गरीब आवाम की खिदमत करूं जिसके सर का कोई साई नहीं होता, जिसको कोई लुक आफ्टर नहीं करता, और जो हमेशा जुल्म का शिकार होते हैं, और जिनके ऊपर सियासतदान ख़ास तौर पर झूठे पर्चे करा के, उनके कब्ज़े करवा के, उन पे प्रेशराइज़ करके उनसे वोट लेते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी का शुरू से ये मिशन मिशन मेरा था कि मैं गरीबों को सुख दूं, गरीबों को इंसाफ दूं, और जो ख़ास तौर पे मेरे हलके के लोग हैं उनको उस जुल्म से बचाऊं जो बड़े लोग उन पर करते हैं। उसके ऊपर मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, और अल्लाह के भरोसे पे बिस्मिल्लाह से मैंने सियासत शुरू की। और उसके बाद मैं अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ मराहिल में मैं फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन लड़ा, उसमें भी अल्लाह ने हमेशा मुझे कामयाबी दी। फिर 2002 में मैं MPA का इलेक्शन लड़ा, जिसमें सिकंदर बोसन के ख़िलाफ़ मैं लड़ा था। रात को हम जीत गए थे, मैंने 28,000 वोट लिए थे, और सुबह को हमें हरा दिया गया था, और 700 वोटों से बोसन साहब मुझसे जीते थे। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में मैंने फिर 22,000 वोट लिए, जबकि उस वक्त बोसन साहब उस वक्त मिनिस्टर बन चुके थे। उसके बाद 2008 में मैं MPA का इलेक्शन लड़ा। 2008 में मैंने अल्लाह की मेहरबानी से 43,000 वोट लिया, और मेरी बोसन से 20,000 की लीड थी। और उस वक्त मैं जो है गिलानी साहब के साथ था और पीपल्स पार्टी में था। और उस वक्त जब 2013 में मुझसे टिकट छीन ली गई, जबकि मैं सिटिंग MPA था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, क्योंकि मुझे वो बहुत लाइक करती थी, उन्होंने मुझे डिवीजनल प्रेसिडेंट बनाया, पीपल्स पार्टी का फेडरल काउंसिल का मेंबर बनाया, और बहुत ही मैंने 22 साल उनके साथ मैंने गुजारे सियासत के, और उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। और उसके बाद जब वो वफ़ात पा गई तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि हम सियासी तौर पर यतीम हो गए। तो उसके बाद ऐसे लोग आ गए उस पार्टी में जिन्होंने फिर हमें फिर मैं झल के सिटिंग MPA था, मेरे से टिकट लेके गिलानी साहब ने अपने बेटे को टिकट दे दी, जो अगवा हो गए थे उस वक्त, वो मेरी सीट पे उनको टिकट दी गई थी। उसके बाद 2013 में मैं फिर इलेक्शन नहीं लड़ा। 2013 से 18 पे मैं फिर PTI मैंने ज्वाइन की थी। PTI में मैंने दिन रात सुबह 7 से रात 12 बजे तक मैंने मेहनत की। इमरान खान साहब के साथ जब शामिल हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेहनत करें। मैंने कहा जी 2 ग्रुप हैं, एक आपके पार्टी में तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद ग्रुप है, तो मैं किस ग्रुप के साथ ठहरूं कि आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा मेहनत करें, इंशाल्लाह हम आपको टिकट देंगे। मैंने 4 साल तकरीबन सुबह 7 से रात 12 बजे तक गरीबों में जाके काउंसलर लेवल पे और चेयरमैन लेवल पे मैंने मेहनत की, और PTI में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, और यहाँ पे इनको बूस्ट मिला अल्लाह की मेहरबानी से। उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आया तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि आपका मैं इंटरव्यू करूँगा और आपको मेरिट पे टिकट दूंगा, तो इंटरव्यू वगैरह हमारे हुए नहीं। अपना इमरान खान साहब ने कोई इंटरव्यू नहीं लिए हमारे।
इन्होंने हैवी वेट्स का उस वक्त इनको बड़ा वो क्रेज़ हो गया, तो इन्होंने सिकंदर बोसन की टिकट अनाउंस कर दी। जब उसकी टिकट अनाउंस कर दी तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि मेरे साथ खान साहब ने वादा किया था और उन्होंने वादा वो पूरा नहीं किया। तो उसके फिर मैंने ये फैसला किया कि हम जाके धरना देते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप धरना ना दें, क्योंकि वो जो है ना बहुत ज़िद्दी तबीयत रखते हैं, वो आपको कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको पार्टी से ही निकाल दें। मैंने कहा जो अल्लाह को मंजूर। तो फिर हम गए, यहाँ से कोई 25 बसें भर के गए, हम 2000 बंदा लेके गए। बनी गाला में जाके हमने कैंप लगा दिए, उनके घर के रास्ते के ऊपर हमने कैंप लगा दिए, और वहाँ 2000 बंदा सुबह दोपहर शाम खाना खा रहा है, बैठा है, और उनका पूरा उन्हें अरेंजमेंट सब कुछ हुआ था, हमने किया था। तो वो लोग जो है ना तकरीबन 2000 बंदा 8 दिन बैठा रहा। वो सुबह सवेरे मीडिया दिखा रहा है, नाश्ता, फिर खाना दोपहर का, फिर रात का खाना, और फिर वो उनका बड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का कि जिनके प्रेशर की वजह से इमरान खान साहब मजबूर हो गए मुझे टिकट देने के लिए। मुझे टिकट अनाउंस कर दिया गया, तो जैसे ही मुझे टिकट अनाउंस हुआ तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा जी कि तुम्हें MPA नीचे वो लेना है जो मेरे मुकाबले में MNA का उम्मीदवार बना हुआ है PTI में, और उसको आपने MPA लेना है ताकि मेरी जान छूट जाए और ये आप अपने नीचे ले लें। मैंने उन्हें कहा भाई इसको मैं अगर अपने नीचे लूँगा ये तो मेरे हल्के का ही नहीं है, मैं तो इलेक्शन हार जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे थ्रेट किया, उन्होंने कहा जी आपने हर सूरत ये लेना, नहीं तो मैं आपकी सियासत बर्बाद कर दूँगा। मैंने कहा सर इस तरह थोड़ी होता है, मैं तो अल्लाह के भरोसे पे सियासत करता हूँ, मैं बड़े लोगों के ये सियासत इनके भरोसे पे तो नहीं करता। मैंने जवाब दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे दरबार के जो बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे शाहरुख ने आलम है, उनके सदक़े पे मुझे ये टिकट जो है ना आप दे दें। अब हम चूँकि नेक लोगों के इनके परस्तार हैं और इनके मोहब्बत करने वाले हैं, मैं चुप कर गया। उनको टिकट दे दी। अब मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, एक ऐसे बंदे को MPA के नीचे टिकट दी, और मैं समझता हूँ ये PTI के वाइस चेयरमैन का मुझे हराने के लिए एक साजिश थी कि मुझे वो MPA दे रहे हैं जो मेरे हल्के का ही नहीं है। उसके कुछ दिन के बाद जब इलेक्शन था, 2 दिन बाद इलेक्शन था, तो 2 दिन पहले मीडिया में बयान दिया इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा कि जी आप एक TV चैनल, निजी TV चैनल ने उनसे पूछा कि कितनी सीटें हैं MNA की जिन पे आपके बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका जी 6 सीटें हैं MNA की और 6 MNA लड़ रहे हैं हमारे। उनका आपके कितने जीतेंगे? उनका जी हम जीतेंगे 5। उन्होंने कहा कौन सी सीट मुश्किल में है जिसमें आपका कैंडिडेट कमज़ोर है और आप सीट नहीं जीत सकेंगे या मुकाबला करेगा वो? तो उन्होंने कहा जी वो सीट है कि आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के बोसन साहब, आज़ाद उम्मीदवार हैं बोसन साहब, और PTI के उम्मीदवार अहमद हुसैन डेढ़ साहब, इनमें मुकाबला है, ये सीट हमारी कमज़ोर है। अब वाइस चेयरमैन अगर के मेरी ये सीट कमज़ोर है तो ये बताएं PTI का 30-35 हज़ार 40 हज़ार वोट कट गया। मेरी उम्मीद थी कि मुझे 1.25 लाख वोट मिलेगा, जो कि मुझे 75 हज़ार वोट मिला। आज ये कहते हैं कि PTI ने तुम्हें जितवाया है। अगर PTI ने मुझे जितवाया है तो वाइस चेयरमैन ने मेरी मुखालफत क्यों की? वाइस चेयरमैन PTI ने मेरे नीचे MPA कमज़ोर कैंडिडेट क्यों दिया जो मेरे हल्के का नहीं था? और 2 दिन पहले उसने ये बयान क्यों दिया कि ये कैंडिडेट कमज़ोर है? जब वाइस चेयरमैन PTI का कह रहे हैं ये कैंडिडेट कमज़ोर है तो इसका मतलब है PTI मुझे हराना चाहती है। फिर भी अल्लाह की मेहरबानी से मैं 37 हज़ार की लीड से बोसन से जीता और 12 हज़ार की लीड से मैं अब्दुल कादिर गिलानी से जीता। अल्लाह ने मुझे फतह दी। उसके बाद पूरे 4 साल मेरे खिलाफ ऐसा एक तांता बंद दिया गया कि उन्होंने मेरा कोई काम नहीं हुआ। मुझे हर जगह पे सच्चाई के लिए जंग लड़नी पड़ी। मैं हमेशा इश्यूज़ उठाता हूँ गरीबों के मसले के। मसलन एक बर्थ सेंटर का इशू था, एक था लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स का निश्तर में देने का इशू था, एक था जी कि वहाँ ICU था जिसमें गरीबों को दवाई मुफ्त नहीं मिलती थी, एक था कि जो लोग लैंड रिकॉर्ड सेंटर नहीं जाते थे, गरीब 2 कनाल 1 कनाल वाले अंगूठा नहीं लगाते थे, उनकी ज़मीनें उतर जाती थी। इस तरह के क्रॉनिक इश्यूज़ जिसको पुलिस करप्शन की बात थी, एंटी करप्शन में करप्शन की बात थी, जो मैंने निशानदेही की, जिसकी फाइलें मैंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को दी, लेकिन आज तक उनका कोई हल नहीं निकाला गया। और फिर ये हुआ कि तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक इशू उठाया। मैंने कहा जी मुल्तान में सबसे तारीखी करप्शन हो रही है। उन्होंने कहा जी करप्शन का सबूत दें। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर की वज़ीर आला हाउस में, मैंने वहाँ खड़े होकर कहा कि जी मुल्तान में तारीखी करप्शन हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कौन कर रहा है? मैंने कहा नाम ना लें, आपके मिनिस्टर कर रहे हैं, उनका नाम बताएं। मैंने कहा जी उस करप्शन के ज़िम्मेदार शाह महमूद कुरैशी हैं, आमिर डोगर हैं।
उन्होंने कहा जी किस लिए इनकी करप्शन की बात कर रहे हैं, सबूत दें। मैंने कहा सबूत ये है कि उन्होंने एक मुल्तान में मार्केट कमेटी का चेयरमैन लगाया है। मार्केट कमेटी का चेयरमैन कौन है? जो जेली पत्ती का कारोबार करता है, जो स्मगलर है जेली पत्ती का, चाय की जेली पत्ती का। अगर चाय की जेली पत्ती का स्मगलर मार्केट कमेटी का चेयरमैन होगा तो मार्केट कमेटी में जो अजनास बिकती हैं वो सब जेली नहीं होंगी, जुल्म नहीं होगा। उन्होंने कहा जी और कोई मिसाल दे। मैंने कहा जी जो MDA का इन्होंने चेयरमैन लगाया है, 2 दफ़ा एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है कि ये करप्ट है और उसको हटा दिया गया है, तीसरी दफ़ा इन्होंने फिर लगवा दिया। इस तरह की करप्शन अगर हमारे वज़ीरों ने करनी है तो फिर हम रियासत मदीना का नाम क्यों लेते हैं? फिर हम लोगों को, जब हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो इसका नाम तहरीक बेइंसाफ रख दे। ये बातें मैंने ओपन प्राइम मिनिस्टर को कही। मैंने 5 फाइलें दी लैंड रिकॉर्ड की, मैंने उन्हें सबूत के साथ बर्न सेंटर के फ़ोटो दिखाए। जब मुझे ये सारा इंसाफ नहीं मिला, मैंने आज तक पार्टी नहीं छोड़ी, आज भी मैं PTI में हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ ये पार्टी के अंदर खड़े होकर आवाज़ उठाई। अब पार्टी में खड़े होके आवाज़ उठाना कोई जुर्म तो नहीं है। पार्टी में खड़े होके मैंने आवाज़ उठाई, मैंने ये कहा कि ये हम गरीबों को हक नहीं दे रहे और वो हमें देने चाहिए। और मैंने कहा कि जो आप महंगाई है उसके लिए सब्सिडी दें, आटा दाल घी चीनी पे सब्सिडी दें, ताकि जो लोग मर रहे हैं कम से कम वो मरने से तो बचें गरीब लोग। मैंने हमेशा असूल की बात की, मैंने हमेशा गरीब के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद इन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, जबकि 2 साल पहले मैंने जब आवाज़ उठाई थी करप्शन की, उस वक्त मुझे उन्होंने शो कॉज जारी किया। उस वक्त मेरी कमेटी बनाई गई, फिर मैं गया इस्लामाबाद जाके मेरी सुनवाई हुई, वहाँ मुझे उन्होंने एग्जेनरेट कर दिया कि आप सच्चे हैं और जिन्होंने वहाँ करप्शन करा रहे हैं हम उनको बुला के उनका मसला हल करेंगे, लेकिन आज तक नहीं बुलाया। उसके बाद साउथ पंजाब का इशू आया। साउथ पंजाब का इशू में यह था कि मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बन रहा था, बहावलपुर में, मुल्तान में नहीं बना रहे थे। मैंने कहा अगर मुल्तान में सेक्रेटेरिएट नहीं बनाया गया तो मैं MNA-शिप से इस्तीफ़ा दे दूंगा। मैंने जाके इस्तीफ़ा चीफ मिनिस्टर को दे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये इस्तीफ़ा आप फाड़ें, मैं आपको 10 महकमे साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट के मुल्तान में दिलवाऊंगा। और फिर वो उन्होंने दिलवाए। मेरे जो एहतजाज थे ये 2 साल 2.5 साल से चल रहा था। अब जब अदम एतमाद आया, उससे पहले मेरे 3-4 मुतालबात थे, बर्न सेंटर, सेक्रेटेरिएट में इख्तियारात, ऑप्थोमोलॉजी सेंटर मुल्तान में बनाना, इस तरह लैंड रिकॉर्ड में करप्शन दूर करना, इस तरह के 4-5 मेरी मुतालबे थे जो मैं काफ़ी दिनों से 3 महीने से कर रहा था। इन द मीन टाइम आ गई अदम एतमाद। अदम एतमाद पे उन्होंने कहा जी कि आप अदम एतमाद पे वोट देंगे। मैंने कहा जी मैं तो असम्बली में भी नहीं जाऊँगा। वो तो खुद कह रहे थे कि आप असम्बली में ना जाएँ, यही कह रहे थे ना कि मैंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा असम्बली में। मैंने यही बयान दिया कि जब तक मेरे मुतालबे पूरे नहीं होंगे मैं असम्बली में ही नहीं जाऊंगा। अब मैं पार्टी में मौजूद था ना, मैंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया। जिस वक्त अदम एतमाद हुआ पार्टी के खिलाफ मैंने वोट नहीं दिया। जिस वक्त वो स्पीकर का हुआ मैंने उसमें भी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दिया। किसी बनी बिल पे मैंने वोट नहीं दिया। मेरे खिलाफ उन्होंने रेफरेंस भेज दिया, मुझे शो कॉज दे दिया। शो कॉज जब दिया, मैंने शो कॉज के जवाब में ये लिखा, मैंने कहा जी आपने बर्न सेंटर वाला काम नहीं किया, आपने महंगाई दूर करने वाला सब्सिडी नहीं दी, लिहाजा मैं एहतजाज किया मैंने आप पे, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। इन्होंने मेरे आगे अदालत में जो सुप्रीम को इसको इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा, उसमें इन्होंने लिखा कि मैंने शो कॉज का जवाब ही नहीं दिया। हालांकि असद उमर के दफ्तर में मैंने शो कॉज जमा कराया, मेरे पास उसकी वसूली मौजूद है उनकी। यानी कि इतना इन्होंने गलत बयानी की। उसके बाद वहाँ इलेक्शन कमीशन ने हमारा केस सुना, उन्होंने हमें बरी कर दिया कि जी इनके ऊपर तो रेफरेंस बनता ही नहीं है। आज भी हम PTI के अपोजिशन में, PTI की तरह PTI के उसमें बैठे हैं, अभी तक हमने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन हम ये आप कभी भी कदगन नहीं लगा सकते कि पार्टी में रह के आप हक की बात नहीं कर सकते। हम पार्टी के चेयरमैन को नौज़बिल्ला मुतलकुल अनान नहीं होने देंगे, हम उसको हिटलर नहीं बनने देंगे। जो गलत बात होगी हम उसे जरूर बताएंगे। हम गरीब का हक जो है उसका निशानदेही करेंगे, जिसका वोट लेके आए उसके हकूक के लिए जंग लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के साथ हमने वोट खिलाफ नहीं दिया। इसलिए हमें ये कहने लगे गद्दार हैं, हमें अजीब, इनके घरों में बच्चों की शादियां नहीं होंगी। कभी सियासतदान किसी की मुंह से ये सुना है कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी? अब देखें ना, उनके अपने भी तो बच्चे हैं। अब हमने कभी एतराज़ किया कि उनके बच्चे यहूदियों के घर पल रहे हैं? हमने कभी एतराज़ किया कि उनकी शादियां नहीं होंगी? हम कह सकते हैं। अब उनके घर में एक मुजाहरा हुआ तो उनको कितना बुरा लगा। कभी इमरान खान साहब कभी ये सोचिएगा
कि आपके घर में भी मुजाहरा हुआ, नून लीग ने करवाया लंदन में, जो आपका यहूदियों वाला घर है उसमें भी मुजाहरा हुआ। उस दिन आपके बयान आए कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपकी साहबका मिसिस का भी बयान आया। कभी आपने ये सोचा है कि आपको तो तकलीफ़ हुई थी तो हमें कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब आपने हमारे यहाँ पे मुजाहिरीन अपने भेज दिए थे, और वो बंदे यहाँ मुजाहरा करने के लिए आए जो खुद 8 पर्चे उन पे थे, जो खुद पर्चों में मुलविस थे, खुद मुजरिम थे, वो बंदे आए। और यहाँ पे जब हमारे 4-5 हज़ार बंदे अल्लाह की मेहरबानी से इकट्ठे हुए तो फिर वो भाग गए। तो कहने का मकसद ये है कि रिवायात की सियासत करें और ये बर्दाश्त करें कि अगर आपको ये कहा जाए कि मामलात को ठीक करें तो जो आपके साथ बैठे हैं उनके कहने के मुताबिक ना चलें, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको बर्बाद किया है। वही लोग थे जो -1 करके आपकी जगह आना चाहते हैं। और आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं वो यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब को इस सीन से हटा दिया जाए और हम इमरान खान की पार्टी संभालें, और इमरान खान की पार्टी संभाल कर हम वज़ीर आज़म बने। और ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश है, जो उनको कानून तुड़वा रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान का कत्ल उनसे करवा रहे हैं और इदारों के ख़िलाफ़ उनसे बयानात दिलवा रहे हैं। वो इमरान खान के दुश्मन हैं। वो इमरान खान को चाहते हैं कि माइनस इमरान हो जाए और उसकी जगह पे हम ये पार्टी संभाल लें और वज़ीर आज़म बने। खान साहब, मैं आज भी आपको मैं अर्तुगरुल कहता था, लेकिन आपने जब गरीब के मुतालबात पूरे नहीं किए तो मेरे आपने ख्वाब तोड़ दिए। आप कहते थे कि हम लोगों ने अपनी बात बदली है। मेरा सवाल ये है कि जो 7 बंदे आपने नून लीग के शामिल किए थे, शिरकपुरी वगैरह, क्या वो जुर्म नहीं था? फिर वो आपने क्यों शामिल किए थे? उन्होंने भी वोट तो खिलाफ नहीं डाले, लेकिन उनको शामिल तो आपने किया था। हम भी तो वैसे ही हैं। अगर वो आपको प्यारे लगे तो हम क्यों बुरे लग गए? कहने का मकसद ये है कि मैं इस बात पे फिर उनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए जो आपके साथ लोग फिर रहे हैं वो आपके दुश्मन हैं। वो आपके सियासी मुस्तकबिल को दी एंड करना चाहते हैं, और उनके मशवरे पे आके अवाम आप कोई बात को पसंद करती है, अवाम आपकी बात को मानती है, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके नज़रियात पे अमल नहीं करने दिया, जिन्होंने 3-4 साल में आपके नज़रियात पर, आपके रियासत मदीना के, इन्होंने उनकी जड़ों को खोखला किया है। यही जो आपके साथ टीम बैठी है, यही करप्शन करने वाली है, और इसी ने इस मुल्क को आज उस दोराए पे ला खड़ा किया है कि ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और मैं आखिर में आपसे यही अपील करना चाहता हूँ खान साहब कि अपनी इस टीम से बचें, अदरवाइज़ ये आपकी सियासत हमेशा के लिए डबो देंगे। यहाँ हुक्मरान आते रहे हैं, यहाँ हुकूमतें ख़त्म भी होती रही हैं, लोग जाते भी रहे हैं, लेकिन आने और जाने के बाद ये उम्मीद होती थी कि ये फिर भी आएंगे। लेकिन जो आपके साथी हैं वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अभी मसला सारा ख़त्म हो जाए, बाद में फिर आने वाली बात ही न रहे। लिहाजा आप जैसे लोगों को बार बार आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जिस रविश पे आपको डाल दिया है तो आपके दोस्त आपके दुश्मन है। और मेरी बात आज लिख लीजिएगा, ये आपकी जगह पे चेयरमैन PTI बनना चाहते हैं और आपको माइनस करना चाहते हैं। मैंने इक़्तिदार के दौरान भी कहा था कि -1 फार्मूला चल रहा है और होशियार हो जाएं, और आपने उस बात को समझा था और आप बच गए थे। आज फिर आपको कह रहा हूं कि माइनस इमरान खान फार्मूला चल रहा है, और आपको ख़त्म करने के लिए आपकी टीम में से लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं। आप इस बात को समझ जाएं और अभी भी ऐसा रवैया करें जिससे मुल्क में ऐसे हालात पैदा ना हो कि आपस में लोग कुश्त खून करने लग जाएं। मुल्क में अमन तरक्की आने दें, ये डिफ़ॉल्ट की जो सूरत हाल है इससे मुल्क को निकलने दें, उसके बाद आपकी बारी भी आ जाएगी और फिर आप अपने जो ख्वाब हैं वो पूरे कर लीजिए। सर, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे SHOs अपनी मर्ज़ी के लगवाने के लिए तरीके इंसाफ से जो बगावत का ऐलान किया था, क्या ये बात सही है? मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं गरीब को इंसाफ दिलवाऊँ। मैंने जब भी किसी अफसर के बारे में कहा है कि इसको लगाएं, तो मेरी सबसे पहली शर्त होती है कि ऑनेस्ट बंदा लगाएं। मेरी सबसे पहली शर्त है कि CPO लगाएं तो ऑनेस्ट, एडिशनल IG लगाएं तो ऑनेस्ट, DSP लगाएं तो ऑनेस्ट, SHO लगाएं तो ऑनेस्ट। अगर SHO ऑनेस्ट होगा तो झूठा पर्चा नहीं होगा, अगर SP ऑनेस्ट होगा तो चोरी डकैती नहीं होगी।
कब्ज़े नहीं होंगे। मैं आज आपको ये चैलेंज करता हूँ कि मैंने जब भी किसी अफसर के लगाने का कहा है, अगर वो ऑनेस्ट के बगैर मैंने कहा है तो मैं उसका जवाब दूँ। अगर मैं ऑनेस्ट अफसर लगवाना चाहूँ, ये मेरा कोई जुर्म नहीं है। ऑनेस्ट अफसर जो होता है वो गरीब को डिलीवर करता है, गरीब को इंसाफ देता है। उससे मेरे हलके में झूठे पर्चे अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो गए हैं, मेरे हलके से कब्ज़े ख़त्म हो गए हैं, चोरी डकैती कम हो गई है। ये मैंने तजर्बा किया था 2008 से 13 में, और अब मैंने 2018 से 22 में 22 तक ये तजर्बा किया है। और मेरे साथ मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे हलके में पहले झूठे पर्चों की सियासत होती थी, पहले कब्ज़ों की सियासत होती थी, चोरियों की सियासत होती थी, और मैंने उस सियासत को ख़त्म कर दिया है ऑनेस्ट अफसर लगवा के। अगर ऑनेस्ट अफसर लगाने का कहना जुर्म है तो हाँ, मैंने ये जुर्म किया है। सर, आपको जब आपने बगावत का ऐलान किया तो आपको मुख्तलिफ नैब के केसेस में फंसाया गया और मुख्तलिफ आपको इस तरह से तंग किया गया, इसके अंदर क्या कहानी थी? देखें, नैब का केस मेरे ऊपर उस वक्त हुआ था जब 2017 में मैंने गिलानी सबान को छोड़ा था। जब गिलानी सबान को छोड़ा था उस वक्त एक एनोनिमस दरख्वास्त इन्होंने मुझ पे दिलवाई थी गिलानी सबान ने, और उसके ऊपर मुझे उन्होंने सारा चेक किया, और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने तो सारी ज़िंदगी ज़मीनें बेची हैं। मैंने तो कभी कोई ना कोई मिल बनाई है, ना कोई फैक्ट्री बनाई है, ना कोई ठेका लिया है, ना कोई पेट्रोल पंप बनाया है। मैंने तो सारी उम्र ज़मीनें बेच के गुजारा किया है। मैंने तो हक हलाल खाया है। तो मुझे एग्जैनोरेट कर दिया था उन्होंने 2018-19 में। और जब मैंने ये एहतजाज किया था गरीबों को हक दिलवाने का, उसके बाद ना मेरे ऊपर कोई नैब का केस बना है, ना किसी ने मेरे ऊपर दरख्वास्त दी है, ना मेरे नैब की कोई बात हुई है। लिहाजा नैब का तो मेरे साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। सर, आने वाले इलेक्शन में आपने क्या प्लानिंग वगैरह की हुई है? तहरीक इंसाफ से आप इलेक्शन लड़ेंगे या नून लीग से लड़ेंगे? क्योंकि आपको हमजा शहबाज की जो तकरीब थी हलफ बर्दारी, उसमें भी देखा गया है। देखिए, मैंने बताया है कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, और अगले इलेक्शन में मैंने ये फैसला किया था। मैं जब यहाँ आया था मुल्तान में, तो यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार का मैंने दोस्तों को यहाँ बुलाया जो मेरे वर्कर थे। मैंने उनसे मशवरा किया था कि आया मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम ये फ़ैसला उस वक्त करेंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। फ़िलहाल आप जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े रहें, इलेक्शन के वक्त हम आपको मशवरा देंगे आपने क्या फ़ैसला करना है। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है, मैंने किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, मैंने इलेक्शन लड़ना भी है या नहीं लड़ना। ये मेरे दोस्त जो मेरे वर्कर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, जिनकी वजह से मैंने बनाऊँ और जिनकी वजह से मैं पार्टी में खड़े होकर उनके हक के लिए बोलता हूँ, मेरा फ़ैसला वो करेंगे। फ़िलहाल मैं पीटीआई में मौजूद हूँ और पीटीआई में खड़ा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अगला फ़ैसला हम इलेक्शन पे करेंगे। सर, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने 20 या 22 करोड़ रुपया लिया है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में नून लीग का साथ देने के लिए, इसमें क्या हकीकत है? मेरी बात है, जो मुझे लोग जानते हैं ना वो बेहतर जानते हैं कि एक शख्स जिसने 40 करोड़ की ज़मीन गवर्नमेंट के नाम की हो, 40 करोड़ की ज़मीन जिसने 2 महीने पहले गवर्नमेंट के नाम की हो, वो 20-22 करोड़ क्यों लेगा? मैंने तो उन्हें कहा था कि इल्ज़ाम लगाना है तो फिर 4 अरब का तो लगाएं। जो बंदा खुद लोगों पे खर्च कर रहा है, और जिस तरह मैंने सियासत की है, मैंने तो सियासतदानों पे भी खर्च किया है, मैंने पे गरीब भी खर्च किया है। 14 मुरब्बे से मेरी 7 मुरब्बे हो गई है। जिसकी 14 मुरब्बे से 7 मुरब्बे हो गई हो वो पैसे लेगा? वो तो खुद पल्ले से खर्च कर रहा है। और जिसको अल्लाह देने वाला बनाए वो कभी लेने वाला नहीं बनता। और जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, मेरे ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। और 2-3 जो तहरीक इंसाफ के लोग थे, जब हमारी मीडिया पे बात हो रही थी तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मीडिया पे कहा कि अहमद हुसैन डेहट जो है वो पैसे नहीं ले सकता। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये और बात है कि जो मुखालिफ हैं वो तो ज़ाहिर है कहेंगे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से 1 रुपया हराम है अगर मैंने लिया हो, मेरा अल्लाह इसका गवाह है। और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें बर्बाद करे। सर, अब आखिर में पाकिस्तानी कौम और आप अपने हल्के की आवाम से को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सियासतदानों को और अपने हल्के के दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासत का मकसद ये होता है
कि हम अगर अल्लाह ताला हमें MNA बनाए, हमें वज़ीर बनाए, तो हमारी मकसद ये होना चाहिए कि हम जो लोग हमारे पास काम करवाने आए, 5,000 वोट वाले, 10,000 वोट वाले, उनके कहने पे हम डकैत ना छुड़वाएं, उनके कहने पे हम झूठे पर्चे ना करवाएं, उनके कहने पे हम कब्ज़े ना करवाएं। हम गरीब को सुख दें, हम इंसाफ को कायम करें। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इंसाफ का नारा लगाया लेकिन इंसाफ फराहम ना किया, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स देंगे, जुडिशल रिफॉर्म्स ना दिए, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर उन्होंने ठीक नहीं किया। इसी तरह मैंने अपने हलके में जब तहरीक इंसाफ का नारा लगाया, मैंने अपने हलके में इंसाफ दिया। मैंने अपने हलके में कोशिश की थी कि इंसाफ दूं, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता था कि गरीब को हक दूं, गरीब को इंसाफ दूं। मैं किसी के कहने के ऊपर कभी डीमेरिट नहीं करता था, इसलिए मैं पुरसकून हूं और मेरा भरोसा मेरे अल्लाह पे है। जब आपका अल्लाह पे भरोसा होता है तो आप हर मैदान में कामयाब होते हैं और इज्जत पाते हैं। जब आपका भरोसा बंदों पे होता है तो आपको जलील व ख्वार होना पड़ता है, क्योंकि बंदे आपसे गलत काम करवाते हैं। मैं अल्लाह के भरोसे पे पिछला इलेक्शन लड़ा, जब धरने से मैंने टिकट ली और मैंने 25 दिन में ये अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे उस गरीब के लिए चुन ले जिसके सर का कोई साईं नहीं है, मैं उस गरीब का ख्याल रखूंगा। और इन 4 सालों में मैंने उस गरीब को सुख दिया है। और आज मेरी जिंदगी का आगे भी मकसद ये है कि मैं गरीब को सुख दूं और गरीब के हकूक के लिए लड़ूं और सच्चाई के लिए लड़ूं। जिस बर्न सेंटर के लिए मैंने जंग की और मैंने पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि उस बर्न सेंटर में 12 साल से कम उम्र जले हुए बच्चों को दाखिल नहीं होने दे रहे थे। अब इंशाल्लाह ताला परसों जो है उससे परसों से उसमें 12 साल से कम उम्र बच्चे भी दाखिल होंगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो जो जले हुए बच्चे वहाँ दाखिल होंगे और ठीक हो जाएंगे, उनकी दुआ से अल्लाह मुझे तरक्की देगा। मैं उन दुआओं के भरोसे पे सियासत करता हूँ और उन दुआओं के भरोसे से तरक्की पाता हूँ, और मेरा निगहबान मेरा अल्लाह है। तो नाजरीन, हमारे साथ MNA मलिक अहमद हुसैन दियार साहब मौजूद थे। हमने इनसे आपकी मुलाकात करवाई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।